जितना हुआ है उसको तो जज करते हैं ना, ताकि हमने जो पढ़ा उससे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, नीट के और जेईई के। तो ये नीट 2022 वाला? हाँ कल का मैंने डाउनलोड करा हुआ है। एल्गोरिथम में था, एल्गोरिथम एंट्रेंस में। हाँ वही देखो मैंने डाउनलोड करा हुआ है, देखते हैं इसको। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। चलिए उसकी की है ना एलन। एलन क्या, एलन से डाउनलोड करा मैंने पेपर ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई सब लोग, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हो, ऐसा हमने करा है या नहीं करा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, 13 सर यूनिट बट नॉट डायमेंशन। प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल। यूनिट बट यस सर। तो ये हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा क्लास में? सर पढ़ा है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल Yes. दोनों में यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं है ना? तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? यूनिट बट नॉट फोर्थ वाला। मैच कर लूं? सही है। यस सर। मैं एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, सोच के सब लोग आंसर करना। अच्छा क्वेश्चन समझना, मैंने क्या बात बोली, 2-3 बातें बोलूंगा, डिफरेंस समझना। पहला, अगर किसी क्वांटिटी में यूनिट है तो उसमें डायमेंशन होना जरूरी है या ऑप्शनल है? फिर से मैं पूछता हूँ, अगर किसी क्वांटिटी में यूनिट है, ऑप्शनल है। आराम सुनो बेटा, आराम से, जो मैं बोल रहा हूँ वो सफिशिएंट है, तुमको बस समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी क्वांटिटी में यूनिट है तो डायमेंशन होना जरूरी है या ऑप्शनल है? बढ़िया। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? एंगल। एंगल में यूनिट होती है रेडियन, डायमेंशन नहीं। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी क्वांटिटी में डायमेंशन है तो यूनिट होना ऑप्शनल है या कंपलसरी है? कंपलसरी। अगर डायमेंशन है तो पक्का यूनिट होगा ही होगा। सही बात है। इसी बात मैं पूछ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। दो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, तो क्या यूनिट सेम होगी? एग्जांपल दो। मैं फिर से पूछता हूँ अपना क्वेश्चन, मैं फिर से अपना क्वेश्चन पूछता हूँ। दो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, स्पीड और वेलोसिटी। दो क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन सेम है, तो क्या उनकी यूनिट सेम होना जरूरी है या डिफरेंट भी हो सकते हैं? आराम से बेटा, आराम से। यूनिट सेम। तो आप यूनिट पूछ रहे हैं ना, यूनिट सेम। मैं बोल रहा हूँ डायमेंशन सेम है, हाँ। तो यूनिट सेम होना चाहिए या ऑप्शनल है? सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ऑप्शनल है। एग्जांपल, दोनों यूनिट सेम होती है तो एग्जांपल तो कितना मैं मानूंगा ना, ऐसा कभी नहीं। तो स्पीड और वेलोसिटी का सेम यूनिट है, मतलब उनकी यूनिट सेम होती है। सर वो बॉब और वो ऑसिलेशन वाला था, उसमें टाइम दे रखा है। हां टी पल्स। हां ऐसे कुछ एग्जांपल वाला ना सर, याद नहीं आ रहा। इनके डायमेंशन कहाँ से होती है फ्रीक्वेंसी और टाइम की? मैंने कंडीशन क्या बोली है? डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम नहीं होनी चाहिए। आप सोचो, डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम नहीं होनी चाहिए, मैंने बोला। वेलोसिटी ग्रेडियंट और एंगुलर वेलोसिटी, दोनों के डायमेंशन तो सेम है, बढ़िया। और यूनिट आप कहीं से भी देखो भाई, मुझे तो एग्जांपल चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों का डायमेंशन सेम है, चेक करो। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड और वेलोसिटी ग्रेडियंट की पर सेकंड। पर सेकंड टाइम डायमेंशन नहीं होता है। अच्छा तुम लोग फ्रीक्वेंसी समझते हो? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। सही है, हर्ट्ज। और डायमेंशन क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? T-1। ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी समझते हो? एंगल अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगल अपॉन टाइम, तो यूनिट क्या है? एंगल अपॉन टाइम। रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर स्पीड है ना, वही एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। और डायमेंशन क्या है? T-1। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, देखो कॉपी में चेक करो मैंने क्या पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी।
फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी, डायमेंशन सेम है या नहीं है? सेम है। यूनिट सेम नहीं है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज और एंगुलर वेलोसिटी की होती है रेडियन पर सेकंड। ये जो तुमने बताया वो भी बेटा परफेक्ट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज आल्सो हैज यूनिट ऑफ t-1, बट डायमेंशन t-1 एंड यूनिट पर सेकंड। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, रेडियन, पर डायमेंशन नहीं होती। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती। आई होप सबको क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया अच्छे से। यस सर। और देखो कौन सा कर सकते हो, ये मैं लेटेस्ट नीट का जो पेपर हुआ इस साल उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, जो कल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 तुम लोग अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि डायमेंशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले 11 के हैं और थोड़े से फॉर्मूले 12 के हैं। तो यहाँ 18 के जो ऑप्शंस हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये 12 के हैं। किसका 18 का? वो गेस नहीं कर सकते बेटा, वो तो सॉल्व भी करना सेल्फ पड़ेगा। इंडक्टेंस भी बहुत क्लोज आता था नहीं सर, उसमें Mn2 T-2 M-2 है। नहीं, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। यस सर। क्या होता है बताओ? सर वो नहीं पता, तो फिर मैंने वो लगाया था सेल्फ इंडक्टेंस का। वो तो तुक्का हो गया बेटा, तुक्का नहीं। फिर तो मैं अभी कुछ और पूछ लूंगा, मैग्नेटिक परमिटिविटी बता दो, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बता दो, ये तो बहुत सारा आता रहेगा। मतलब जेन्युइनली अगर देखा जाए तो तुम लोग अभी 11th, मतलब 11th की बहुत सारी मैंने डायमेंशन बता दी, बट 12th में भी डायमेंशन आती रहेगी। तो जब तुम लोग 12th वाला पार्ट कवर कर लोगे, इसका मतलब ये तुम कह सकते हो कि अभी तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है। 12th के जब 12th करोगे उसके बाद तुम्हारे सिलेबस में आ जाएगा ये। तो इसका मतलब मैं डायमेंशन में जब भी पढ़ाता हूँ तो मैक्सिमम वो डायमेंशन कवर करता हूँ जो 11th क्लास में है, राइट। 12th में भी आती रहेगी और हम डिस्कस करते रहेंगे। तो यानी ये क्वेश्चन नंबर 18 डुएबल है, बट उनके लिए जिन्होंने 12th कर ली है, ठीक है। तो मैं अभी 18 छोड़ रहा हूँ, 19 क्वेश्चन बोनस है, मतलब क्वेश्चन गलत है, ठीक है। गलत है, 2-3 बोनस थे मुझे तो भाई एक ही दिखा फिजिक्स में। सर, और भी थे नहीं बेटा, एक ही था, केमिस्ट्री में। तो मुझे नहीं पता ना, मुझे तो फिजिक्स आती है। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 29 तुम लोग कर सकते हो, थोड़ा डायमेंशन है लॉजिक से। 29 100 किलोवाट क्या है? पावर। वॉट से पचाना, राइट। 1 आवर क्या है? टाइम। जब मैंने डायमेंशंस पढ़ाया था मैंने बहुत क्लियरली बोला था, वी विल ऑलवेज यूज MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये बात समझ में आती है? मीटर किलोग्राम सेकंड, तो टाइम मुझे सेकंड में लेना चाहिए। क्या क्वेश्चन में, एक मिनट, क्या क्वेश्चन में 100 किलोवाट दिया है, पावर दी, क्या टाइम दिया है, एनर्जी पूछी, कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? यस सर, दोनों मल्टीप्लाई। कौन सा फॉर्मूला? बेटा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या लॉजिक है? 1 किलोवाट आवर होता है सर, 3.6 into 10⁻⁶ 1 किलोवाट आवर होता है। बिल्कुल सही, याद आ रहा है बिल्कुल सही। सर। और तो चौथा होगा उसको, क्योंकि 100 किलोवाट आ रहे तो चौथा वाला होगा। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं 1 यूनिट को हम लोग, जो इलेक्ट्रिसिटी की 1 यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है 3.6 × 10⁻6, ठीक है ना। यहाँ पे कितना वॉट है? 3.6 × 10⁻6 कितने की वैल्यू होती है? 1 किलोवाट आवर की। ये कितना है हमारा? 100 किलोवाट फॉर 1 आवर। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, देखो पता है नहीं पता, कॉपी में देखो, डायमेंशन मैंने बताया था, 14 चेक कर लो कॉपी में। देखो फॉर्मूला क्या बताया था पावर का, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। चेक करो, बताया? नहीं बताया तो आप लिख लो। पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो डायमेंशन नहीं पूछा बेटा, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सारी डायमेंशन बाद में भूल जाओगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है डायमेंशन निकल जाती है, मतलब जो जेन्युइन बात है।
डायमेंशन आज याद कर लो कि 2-3-4 मंथ्स बाद गायब हो जाएंगे, हमको तो उसको 1.5 ईयर के बाद लगाना है, एग्जाम में तुम्हारा 2 साल बाद होगा, 2 साल तक थोड़ी नहीं याद रहेगा डायमेंशन। बेसिक बात याद रखो, पावर इज एनर्जी बाय टाइम। क्या क्वेश्चन में पावर गिवन है? डाल दो जितनी गिवन है। कितनी पावर है? 100 किलो वॉट, डाल दो 100 × 10⁻³ एनर्जी अपॉन टाइम। अब मैंने बहुत क्लियरली बोला है टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड्स में। तो 1 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिनट्स में आ गया, फिर 60 से करूंगा तो सेकंड्स में आ गया। अब करके देख लो। और मैं बार बार एक ही बात सिखाने की कोशिश करता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉन्सेप्ट। एग्जाम में सेम थोड़ी नहीं आएगा अगली बार, तो कॉन्सेप्ट सीखो था, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कुछ भी आए उड़ा दोगे एग्जाम में। 36 ठीक है, परफेक्ट था वो भी। एक होता है ना गुड वे और एक होता है बेस्ट वे। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ तुम लोगों को बेस्ट वे सिखाऊं, जो मैंने 20 ईयर्स में कर करके सीखा कि भाई ये क्वेश्चन को इस तुक्के से मैंने ये आज सही कर लिया, कल वो तुक्का काम नहीं करेगा। बट अगर अप्रोच तुम्हारे पास है तो वो तो ब्रह्मास्त्र टाइप की चीज होती है अप्रोच। अगर तुमको अप्रोच आती है कुछ भी क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी, सब सॉल्व हो जाता है। अप्रोच सीखो। मैं हमेशा तुम लोगों को अप्रोच ही तो सिखाने की कोशिश करता हूँ भाई इस तरीके से सोचना है। ठीक है, देखो भाई सबका आंसर क्या आ रहा है? 4th आ रहा है, मैच करें? 4th है, देखो ना, पावर इज एनर्जी बाय टाइम। अब ये कॉन्सेप्ट हमने डायमेंशन में सीखा था, वो यहाँ लग गया। और कॉम्पिटिटिव का एक बड़ा सिंपल रूल है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट पढ़ोगे तो तुम्हारा बैंड बच जाएगा एग्जाम में। ध्यान रखना मेरी बात, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको हर टॉपिक का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कम आता है कोई दिक्कत नहीं, पर टॉपिक पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता ही नहीं क्या होता है। हर टॉपिक का आइडिया होना चाहिए, कभी भी पढ़ो, कुछ भी डाउट है बोल दो सर ये चीज नहीं आती। तुमने बोला सर पैरेलैक्स नहीं आता, देखो मैंने पैरेलैक्स करा दिया, तुम कुछ बताओगे नहीं आता मैं करा दूंगा। ठीक है, बट तुम्हें हर टॉपिक का आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया, वो एग्जाम में काम आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो बेसिक से ही बनते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई कुछ होता है। लोग गलती क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते हैं। मतलब फिजिक्स में तो इंपॉर्टेंट का रूल नहीं चलता, बाकी सब्जेक्ट में चलता होगा, फिजिक्स में नहीं चलता। फिजिक्स में चलता है अप्रोच का रूल। अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लग रहा है ऐसे करना है, बन जाएगी बात। इंपॉर्टेंट पढ़ोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, शायद तुम लोग क्वेश्चन नंबर 30 शायद कर लो। 30 एक बार देखो, रीड करो, मैं आइडिया देता हूँ। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ, है ना? यस सर। तो ये बड़ा फैंसी वर्ड है, इसको सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ, क्या हमें पता है वेट को हम mg कहते हैं? पता है? इस जी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी को इसने क्या बोल दिया है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एक ही बात है। जैसे सिंपल शब्दों में हम लोग 90 डिग्री को परपेंडिकुलर कहते हैं, क्या परपेंडिकुलर या 90 डिग्री एक ही बात है? उसको फैंसी वर्ड में या मैथमेटिकल टर्म्स में बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल। तो कई बार ऑर्थोगोनल का मतलब लोग नहीं समझ पाते, तो ध्यान रखना, मैंने ऑर्थोगोनल का मतलब क्या बताया? 90 डिग्री। वैसे मैंने बोला जो सिंपल शब्द में हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर इस बात का आइडिया है तो क्वेश्चन खत्म, लगा के देखो। देखते हैं तुम्हारा 20 आ रहा है, और लोग करके देखो क्या आता है। ठीक है, तुम्हारा 20 आ रहा है, और लोग करके देखो। जल्दबाजी नहीं करा करो क्वेश्चन करने में, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने फर्स्ट आंसर दिया या लास्ट दिया। तो जी निकालना। हाँ ठीक है, इस बात से फर्क पड़ता है कि तुमने राइट चीज सोची या रॉन्ग। फोर्स कितना है? 460 है या 3? फोर्स तो न्यूटन में होता है। और मास कितना है? तो फिर दोनों का आंसर सेम कैसे आ गया? और मेरी बेसिक बात याद रखो, मीटर किलोग्राम सेकंड। मैंने बोला था मास हमेशा मैं किसमें लूंगा? मीटर में, हमेशा। तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, 3 से कैंसिल करूंगा 20 आ जाएगा, 20 से भी तो कैंसिल होगा, ये 50 आना चाहिए मेरे हिसाब से।
देख लो, तभी मैं कहता हूँ मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है अप्रोच में। आंसर में मुझे इंटरेस्ट सिर्फ एक बार आता है, जब तुम फाइनली एग्जाम दोगे, उस टाइम मैं से पूछता हूँ आंसर बताओ, बाकी बात छोड़ो। फाइनल एग्जाम में मैं नहीं पूछता क्या करा, बस आंसर बताओ, बात खत्म। अभी मैं पूरे 2 साल तुम्हें क्या करूंगा, अप्रोच सिखाऊंगा कि भाई F इक्वल टू mg होता है, वेट इक्वल टू mg, उसमें मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। बार बार मैं बोल रहा हूँ, टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड से। और अभी तुम्हारे पास एनफ टाइम है, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव करोगे विद टाइम, बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, एफर्ट डालो। एफर्ट डालते रहो क्वेश्चन में, हमेशा हमेशा सीखते रहो। हर क्लास में तुम कुछ ना कुछ नया सीख के जाते हो यहाँ पर, उसको घर पे जाके एग्जीक्यूट करते रहो, जब टाइम मिले क्वेश्चंस बनाओ। आई होप 30 सबको क्लियर हुआ। तो आज मैंने 30 क्वेश्चन तुम्हें सिखाया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते थे, उसको थोड़ा यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। जिसको हम नॉर्मल या परपेंडिकुलर बोलते हैं 90 डिग्री को, उसको फैंसी वर्ड में या मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। लिख लो अगर नहीं पता तो लिखो, और ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। कभी बोले दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, इसका मतलब 90 डिग्री। और एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ क्या काम आता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होगी तभी पेपर को हम टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे, टाइमली। सही क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस, ओएमआर को फिल करने की प्रैक्टिस। अब मैं तुम लोगों को टेस्ट बनाऊंगा, तो देखना, प्रैक्टिस करना, देखना कितने कर पाते हो। सारा खेल प्रैक्टिस का है, टेस्ट दोगे उससे सीखोगे, टेस्ट दोगे उससे सीखोगे। मतलब मुझे मार्क्स में इंटरेस्ट कभी नहीं आता, मुझे इस बात में इंटरेस्ट आता है कि तुम कितना कर पा रहे हो। जैसे मैंने अभी 12th वालों का पेपर लिया, तो अगर लास्ट डे पेपर लिया तो आज मैंने उस पेपर को डिस्कस करा, तो जो भी क्वेश्चन गलत हुए या जो छूटे उसको मैंने डिस्कस करा, तो क्या एक लेवल बढ़ गया, समझ में है ना। जब भी मैं टेस्ट लूंगा उसको डिस्कस करूंगा, तो तुम्हारा एक लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। उस डिस्कशन के बाद क्लैरिटी आती है थॉट में। चैप्टर 0 में से भी दो बता दूंगा क्या है। मतलब मैंने अभी तुम लोगों को मेनली 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, वेक्टर्स और डायमेंशन, तो इसका बनाऊंगा। हाँ, मतलब वो चैप्टर नहीं है, चैप्टर 0 मानता हूँ मैं उसको, वेक्टर्स को। मतलब वो कई चैप्टर तुमको मिलेगा नहीं, वो बीच बीच में आता रहेगा। अब हम लोग अगली क्लासेस स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1D। वो तो वैसा होता है बेटा, मतलब अलग अलग बुक्स में अलग, देखो हर बुक अपने हिसाब से चलती है। जैसे मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया है अभी तक, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया है, वेक्टर्स पढ़ाया है, डिफरेंशिएशन बताया, इंटीग्रेशन, ये सारा इसलिए बता दिया क्योंकि अब अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। अब वहाँ पे ये सारी चीजें अप्लाई होनी शुरू हुई। यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम बोल देना सब नहीं आता, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। वेक्टर्स चैप्टर 4 है ना, वेक्टर्स। बेटा वैसा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वेक्टर्स नाम का चैप्टर नहीं है, वो बीच बीच में आता रहेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। एंगल लॉ वगैरह था चैप्टर 4 में। वो थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 कर सकते हैं, देखो 37। क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया है, ये सब कराया है। जब भी 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में क्या देखते हैं, लीस्ट लीस्ट डेसिमल। डेसिमल। और जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट। कोशिश करो तो कर पाओगे तुम लोग। ये फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना, हर टॉपिक का आइडिया होना चाहिए। सेकंड। ठीक है, और किसी का कोई आंसर, क्या रहा है बेटा तुम्हारा, सेकंड ही आ रहा है। ठीक है, और किसी का, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या यूज होता है, सिग्निफिकेंट। लीस्ट। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो फाइनल रिजल्ट में लीस्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए। बार पूछ रही थी, स्कूल वाले सर ने ना, केमिस्ट्री वाले सर ने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया था। तो ये जैसे मतलब डेसिमल में नहीं है, तो राउंडिंग ऑफ करना होता है, जैसे 2.5 इंटू 10 की पावर 1 कर दो, हाँ, तो फिर इससे राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं ना ऐसे, वैसे तो उसके हिसाब से किया फिर सेकंड। ठीक है, सर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड बेटा। और किसी का, थर्ड होगा सर, 2 ही होने चाहिए। ठीक है। पहले ये बताओ 55.3 में कितने सिग्निफिकेंट है, 3। 3, और 25 में 2।
तो मुझे फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट चाहिए, तो मैक्सिमम या लीस्ट? तो 15 तो फिर 3 क्यों बोल रहे हो? सर वही होगा ना 4। नहीं थर्ड होगा। होगा। मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो सही बात में इंटरेस्ट है। मैंने क्या पढ़ाया भाई, मैंने तुम्हें पढ़ाया जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो फाइनल आंसर में हमेशा क्या देखता हूँ, लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट थे, 3, दूसरे वाले में 2, तो मैं फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट देखूंगा। थर्ड फर्स्ट ऑप्शन में कितने सिग्निफिकेंट है, 4 तो गलत। सेकंड में 5 तो गलत। थर्ड में 2 2, पावर तो सिग्निफिकेंट नहीं होती। 138 में 3, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। सॉल्व थोड़ी नहीं करना इसको। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है कि एक बॉडी का मास है, वेलोसिटी इतनी है, तो मोमेंटम कितना है, P इक्वल टू mv। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, राइट। और जब P इक्वल टू हमने mv करा था तो उसमें हमने जो mv आया था वो आंसर माना था या लीस्ट सिग्निफिकेंट देखा था? लीस्ट सिग्निफिकेंट था। याद करो, ऐसा मैंने कराया है क्लास में। यही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा लास्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मुझे आइडिया है कि भाई किस तरीके से क्या करवाना है। तो मैंने तो एक ही बात सीखी, नथिंग इज इम्पोर्टेंट इन फिजिक्स। आपको आइडिया होना चाहिए टॉपिक का कि अच्छा ऐसा चलता है। तो मैंने क्लास में बहुत क्लियरली पढ़ाया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट। और किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है मुझे थोड़ा नहीं पता, इसलिए मैं यूनिफॉर्म से पढ़ाऊंगा। यूनिफॉर्म का मतलब मैं हर टॉपिक को तुम्हें पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं कम पढ़ो, सारे टॉपिक में पढ़ाऊंगा और हर टॉपिक पे क्वेश्चन कराऊंगा। उससे एग्जाम में क्या होगा, जो इजी और मीडियम क्वेश्चन है वो तुम 100% बना लो और विद प्रैक्टिस डिफिकल्ट बनने लगेंगे। बट बहुत क्लियर बात में जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि टॉपिक छोड़ना नहीं है। अगर कोई टॉपिक मुझसे गलती से छूट गया है तो मुझे बोल दो सर ये टॉपिक नहीं छूट गया है या नहीं आया, दोबारा करा दो। विद प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। जैसे मैंने जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तुम लोगों को पढ़ाया, वो बहुत सारा पढ़ाया या उतना पढ़ाया जितना जरूरत थी? जितना जरूरत थी, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। मान लो तुम कुछ कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, मेरे पास ले आओ, मैं करके दिखा दूंगा। ठीक बात है ना? यस सर। चलो और देखें। सर जैसे एनसीईआरटी में एक टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, वो सिलेबस में है? नहीं है, नहीं बेटा वो नहीं है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, हम लोग कर सकते हैं। वो तो अभी बताया था पीछे, अभी कहीं आया नहीं था। सर वो फोर्थ वाला t-2 है। अच्छा पहले ये बताओ, जब हमने डायमेंशन की क्लास पढ़ी थी तो क्या मैंने तुम लोगों को डायमेंशन निकालना सिखाया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? तो कोई बात नहीं बेटा, उसको यूट्यूब से कवर करो या जब रिवाइज कराऊंगा तब। मैं हिंट देता हूँ, मुझे ऐसा कुछ फॉर्मूला याद है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन मैंने करवा रखा है बेटा क्लास में, इनकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाली, वहां से देख सकते हो। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ तुम लोगों को, देखो जो करवाया वो मिल रहा है ना एग्जाम में। ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है जो नहीं करवाया, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। कि देखो ग्रेविटेशनल सर कांस्टेंट की ए डायमेंशन पार्ट निकल आएगा, जाएगी। फर्स्ट हाँ पार्ट देखते आई हैं मीन। बेटा। और जब मैंने इसकी डायमेंशन निकलवाई थी तो मैंने रिजल्ट बताया था कि मुझे 1 2 3 पावर होती है ये याद रहता है, इसकी क्या पावर है ये नहीं याद रहता मुझे, पॉजिटिव या नेगेटिव वो भी नहीं याद रहता, बट 1 2 3 याद रहता है। तो निकाल के देख लूँ। अब कितने ऑप्शन में 1 2 3 पावर है, तो मैं सेकंड मैच कर दूँ। अब दूसरा ऑप्शन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो मुझे तो एनर्जी दिख रही है, कोई भी एनर्जी हो, ml2t-2। सही है? क्या आज मैंने साफ साफ बोला ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का मतलब सिंपल शब्दों में कौन है, स्मॉल जी। जिसकी जो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है ना? यस सर। अब इससे कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? किसी ने आंसर दिया था बेटा, राइट? नैन्सी फर्स्ट तुमने इसका ऑप्शन। आंसर दिया था ना? यस। बढ़िया। और लोग देखो, और इस पेपर को देख के क्या लग रहा है नैन्सी, बहुत अजीब आता है या सब कुछ कराया हुआ आता है? कराया हुआ है। सब कराया हुआ आएगा, बस उनको प्रैक्टिस करनी है जो मैं करवा रहा हूँ, बस प्रैक्टिस करो। तो इससे कोई ऑप्शन मैच हुआ, 1 का 2 और बी का हमारा कौन आया 4। मैं ऑप्शन काटता जा रहा हूँ, दिख रहा है ना? यस सर। और डी का मेरा क्या आया था 3, तो फर्स्ट हो जाएगा। बाकी मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बताना चाह रहा हूँ
क्या तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बताया क्या होगा W/Q, यहाँ W क्या हो जाएगा, ठीक है ना, W/M। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, W/M। W की डायमेंशन क्या होती है, ml2 T-2 अपॉन m, तो L2 T-2 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, देख लो, ठीक बात है। यस सर ट्रांजिटिव कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो, 42 वो इधर पढ़ाया नहीं ना मैंने, वो हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ, जो मैंने पढ़ा है उसके क्वेश्चन ढूंढ के करवा रहा हूँ तुम लोगों से। सर वो आई कैप जे कैप की कैप पता है कहाँ पर, सर इससे ऊपर एक मिनट सर वो जो टेबल हाँ में यस ये यस नहीं, लॉजिक गेट 12th में आएगा। ठीक है, तो आई थिंक 4-5 क्वेश्चन हमने कर लिए, राइट? कितने कर लिए, काउंट करो, या 4 या 5 कितने करे हमने? 5 हो गए, अगर 4 भी हो गए तो काफी ज्यादा नहीं है। 45 में से 4, अभी तुमने कुछ पढ़ा ही कहाँ है, तुमने तो अभी तक सिर्फ डायमेंशन ही पढ़ा है और वेक्टर्स। इसका मतलब एग्जाम का पेपर आराम से बनता है। बस बहुत इंपॉर्टेंट बात पकड़ लो भाई, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म रहो। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर ज्यादा पढ़ लिया, कोई चैप्टर कम पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसका कराया, एक बार जे का ट्राई करके देखें। यस ठीक है, देखते हैं जे का कौन सा क्वेश्चन बना सकते हैं। मुझे तो लगता है पहला ही क्वेश्चन कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। सेम डायमेंशन पूछा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर मोमेंटम। किसी का फॉर्मूला नहीं पता तो मुझसे पूछ सकते हो इन ऑप्शंस में। सर स्टेफन कांस्टेंट क्या होता है? डिके कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ डिके अपॉन टाइम। T-1 या सिंपल शब्दों में डिके कांस्टेंट का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ 1/टाइम का, बस सिंपल। डिके कांस्टेंट क्या होता है, मैंने बोला 1/टाइम जैसा कुछ। और वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी भी हमने देखा था, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ। सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? डिफरेंट वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, मुझे तो लगता है सेम आ जाएगा। देखो तुम डिफरेंट क्यों बोल रहे हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन same। लेंथ, निकालो डायमेंशन। सर सेम आ रहा है। T-1 सर T-1 सेम आ जाएगा, ए होगा। मुझे तो लगता है सेम आ जाएगा। यस सर ए होगा। बाकी और करके देखते हैं। वीन्स कांस्टेंट क्या होता है देख लो, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर को हम वीन्स कांस्टेंट कहते हैं। तो वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, तो वेवलेंथ का मतलब लेंथ है और टेम्परेचर का मतलब केल्विन है, तो वीन्स कांस्टेंट क्या हो गया, एल के। और स्टीफेंस कांस्टेंट होता है पावर अपॉन एरिया इनटू टेम्परेचर टू पावर 4। नहीं होगा। ये तो लगता है डिफरेंट आएगा। T-4 होगा। थर्ड है एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी मतलब T-1। तो करके देख लो, सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है? ठीक है ना। और अभी हमने सारी डायमेंशन पढ़ी है या थोड़ी सी पढ़ी है?
थोड़ी सी पढ़ी, डायमेंशन तो 100 के आसपास है, तुमने तो भी 25 के आसपास पढ़ी है सिर्फ। फोर्थ का आइडिया है कुछ? सर वेव नंबर 6.26 वेव नंबर होता है 1 बाई लैम्डा। वेव नंबर का मतलब होता है 1 बाई लैम्डा। और एवोगैड्रो नंबर तो नंबर 6.02 नंबर है, तो डायमेंशन ही नहीं है। हमें तो डायमेंशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं। क्या लगता है क्या आंसर होगा? मैच करें देखें। इसका आंसर दिया है ए। ठीक है ना? सेवन क्वेश्चन पर शाम 7 मिनट का तुम ट्राई कर सकते हो। सीरीज पहले तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने? 10th क्लास देखो 7 देखो, ट्राई करो। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है ए और सी को कैसा लो पैरेलल में, और उसके साथ बी को कैसा लो? ठीक बात है ना? तब ए और सी को पहले पैरेलल में सॉल्व करो। 1/r1 + 1/r2। ए हमारा कितना था 2 और सी कितना था 6। 1/2 + 1/6 को सॉल्व करो। पर 3 आ रहा है 3/2 आएगा। सर। वो तो उसको रिवर्स करते हैं तब आएगा। तो फाइनली तो बताना है। 3/2 आएगा 3/2 और सीरीज में 3। 3/2 के साथ 3 सीरीज में लगाओ। बी कितना था? 4 था ना? ये तो 10th लेवल का नॉलेज है। 14/3 11/2 सॉरी 3/2 पहला वाला राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है रॉन्ग है भाई। हमें कितना चाहिए? 22/3 चाहिए ना। अब सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। इस बार ए और बी को कैसा लगाओ? पैरेलल में। उसके साथ सी को कैसा लगाओ? सीरीज में। 4/3 नो फॉर्मूला याद है ना सीरीज और पैरेलल वाला? पैरेलल में होता है 1/r1 + 1/r2 सर सेकंड वाला और सीरीज में होता है r1 + r2। ए और बी कैसे लगाए? पैरेलल में। यस सर तो 1/2 प्लस एलसीएम आ गया 4, तो 4/3 बन गया होगा। 4/3 यस सर। अब उसके साथ सी कैसा लगाया? 6 × 18 22। हाँ बस ये आ जाए। सर 3 आ जाए बाकी चौथा और ट्राई करके देख लो सीओडी। एग्जाम में करके देख लेना चाहिए कि अगर बाई चांस दो के ऑप्शन 22/3 आ गए, इसका मतलब फिर अलर्ट पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीओडी को भी एक बार सॉल्व करके देख लो। लेकिन उधर तो टाइम बचा टाइम की कमी नहीं होती एग्जाम में। ठीक है टाइम है ना, जिसको पेपर आता है उसके लिए टाइम की कमी नहीं है। पेपर आता है तुम अपना पेपर 45 मिनट्स में डन कर दोगे। पेपर आना चाहिए, बस मेन बात ये। जब नहीं आता तब टाइम लगता है। अगर पेपर आ रहा होगा तो टाइम की कमी नहीं महसूस होती। प्रैक्टिस के साथ मतलब हमारी स्पीड बढ़ती चली जाएगी ना। सही सर 2 नहीं आ रहा तो हम सेकंड मैच करें। तो देखो अगर 10th लेवल का भी बेसिक बात याद रहती है। ऐसा मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है कहाँ पर? एरर्स में। क्या तुम लोगों को एरर्स करवाया है मैंने, जिसमें बताया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस? यस ठीक है ना? कोई बात नहीं करा तो दोबारा कर लेंगे।
सर ये भी एट क्वेश्चन भी ये तो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा बेटा, परमेबिलिटी आ गया। ये तुम्हें नहीं पता होगा। मतलब मैं वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे लगता है तुम लोग कर सकते हो। तो शायद से थे। तो उन्होंने केमिस्ट्री में कुछ करा है, फोटोलिटिक इफेक्ट, सर आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। सेकंड चैप्टर में। हाँ मतलब वो फिजिक्स में भी आता है, ऐसे मैं पूछा था अगर कराओ तो करा दूँ। सर 28 वाला बोर्ड से 20 शायद तुम लोग कर लो। यस सर। बोर मॉडल पढ़ लिया है? यस सर पढ़ लिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 मुझसे पूछ लो ना, किसी का फॉर्मूला चाहिए मुझसे पूछ लो। चूज द करेक्ट ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल। जो फॉर्मूला पूछोगे मैं बता दूंगा, किसी का सर फॉर्मूला जानना बोर है तुम्हें? मॉडल में अभी हमने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनका फॉर्मूला नहीं किया अभी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो एनर्जी होती है वो 1/स्क्वायर पे चलती है, 1/n² पे। इसका मतलब अगर ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हो तो एनर्जी होगी -13.6। अगर फर्स्ट एक्साइटेड की बात कर रहे हो तो एनर्जी क्या होगी? -3.4। तो ऊपर जाने पर टोटल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज, लेस नेगेटिव हो रही है। अच्छा तो मैं आइडिया क्या देना चाहूँ, नीचे से ऊपर जाने पर टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज, बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। इससे कुछ फायदा हो रहा है इस बात से? सर करवा रखा है। करवाएं देख लो। मैंने बोला जैसे जैसे n = 1 2 3 4 पे ऊपर चढ़ते जाओगे टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक डिक्रीज होगी। आप देख लो भी कौन सा आंसर लग रहा है। सर के और पी में कौन सा फॉर्मूला? सेम सिमिलर चलता है। जैसे टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है ना, ऐसा कुछ पड़ा है -13.6 Z²/n²। तो काइनेटिक एनर्जी होता है +13.6 Z²/n²। या मैंने सिंपल शब्दों में तुम्हें क्या हिंट दिया, जैसे एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करो तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है ज्यादा ऊपर जाने पर? कम अगर एक होती बॉल है, को ऊपर फेंकेंगे सर पी होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होती है। कम होगी। और सही, और ऊपर जाने पोटेंशियल एनर्जी, बढ़ेगी। ये एक मतलब याद करने का तरीका है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन n = 1 से n = 5 पे चला गया, मतलब नीचे से ऊपर चला गया, तो पक्का उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज इंक्रीज। भी होगा। तो अब देख लो। यस सर। और अगर ऊपर जा रहा है तो टोटल एनर्जी पक्का कांस्टेंट, पक्का इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन की। तो कौन सा आंसर मैच करूं बताओ? सर बी। सबको बी लग रहा है? काइनेटिक डिक्रीज, दोनों इंक्रीज। देखते हैं भाई 20 का बी सही है। यस सर। पेपर से नहीं है। ठीक है, दूसरा पेपर देखते हैं। इस पेपर का हमने आइडिया लगा लिया। बस 7 25 तो करने होते हैं, 30 फिजिक्स में, तो सारे मिला के कितना? 90। एकदम पे होते हैं। हाँ 3 आवर्स में 75, तभी तो टाइम का इशू नहीं है। वही तो मैं बोला टाइम। नीट में टाइम का इशू। हाँ मतलब अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो टाइम का इशू नहीं होता है।
हो जाते हैं लोग, 2-2.5 घंटे भी कर देते हैं। प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो देखते जाना, कोई क्वेश्चन लग रहा है कर सकते हैं। हाँ एक आ तो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस बार डिफरेंट डायमेंशन ढूंढना है, राइट? तो क्या वेव नंबर के बारे में हमने कुछ डिस्कस करा? वे नंबर होता 1 बाय लैम्डा। रेडबर्ग कौन है, किसी को आइडिया है? कुछ ऐसा पढ़ा हो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय लाइमन बर्गर सीरीज पढ़ी तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा? सर अच्छा, आज कोई बात नहीं। स्टार्ट कराया सर ने। कोई बात नहीं, अभी केमिस्ट्री में आएगा। मतलब कुछ टॉपिक देखो कॉमन है क्या फिजिक्स में केमिस्ट्री में? यस सर। जो तुम केमिस्ट्री में अभी पढ़ लो 11th में, ये मैं फिजिक्स में तुम्हें 12th में पढ़ाऊंगा। तो इस फॉर्मूले से मुझे ये लग रहा है कि 1 बाय लैम्डा और रेडबर्ग कांस्टेंट की डायमेंशन सेम होती है। तो ये तो सेम हो गई, राइट? यस सर। स्ट्रेस ये तो मैंने क्लास में कराया है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या प्रेशर सेम होती है। फोर्सिविटी एंड मैग्नेटाइजेशन, यहाँ फंस जाओगे, यहाँ फंस जाओगे क्योंकि ये 12th वाला पार्ट आ गया, राइट? ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट, इसको बुक से ढूंढ सकते हो तुम लोग। दोनों dt है। हाँ देख लो, लेटेंट हीट का मतलब होता है हीट अपॉन मास। लेटेंट हीट का मतलब होता है हीट पर यूनिट मास। मतलब 1 kg आइस को 1 kg वाटर बनाने में कितनी हीट चाहिए। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो सेम है या डिफरेंट लग रही है? टाइम आ गया ना। टाइम नहीं, टेम्परेचर है वो। डेल्टा टी यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। तो तुम्हें सी नहीं भी पता तब भी ट्राई कर सकते थे इस क्वेश्चन को। मतलब समझने वाली बात है भाई, 12th के बाद तो ये भी तुम्हें आ ही जाएगा, कोर्सिविटी और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है जब पढ़ेंगे। पर मैं एग्जाम में क्या कहना चाहूँ, रूल आउट वाली बात काफी काम कर जाती है कई बार। 4 ऑप्शन आए, मुझे एक ऑप्शन का पता ही नहीं क्या है, बाकी 3 में आइडिया लग रहा है, तो जो आइडिया लग रहा है सॉल्व करते जाओ, कई बार आंसर निकल जाता है उससे। स्पेसिफिक हीट की तो हो गया m0 L2। डायमेंशन नहीं याद होगी बेटा, फॉर्मूला याद करो। डायमेंशन तो याद ही नहीं होगी, 6 महीने बाद सब गायब रहेगा। हाँ मैंने तो बोल दिया ना, मैंने बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एनर्जी अपॉन मास और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। और लेटेंट हीट की क्या बोली थी? एनर्जी अपॉन मास। ठीक है, तो मुझे भी फॉर्मूले याद है। डायमेंशन में जो नॉर्मल है फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो तो याद रहती है, बट जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता तो सॉल्व ही करनी पड़ेंगी। तुम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा हुआ है? तो आई थिंक 14 ट्राई कर सकते हो शायद। 14 थॉमसन मॉडल को हम बोलते हैं प्लम्स एंड पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। इसका मतलब थॉमसन मॉडल में जो वाटरमेलन है उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, और जो रेड वाला पार्ट हम खाते हैं वो हमारा मास या प्रोटॉन कह सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत लग रहा है मुझे तो। पहले फर्स्ट समझ में आया, फॉल्स क्यों कह रहा हूँ? कह रहा थॉमसन मॉडल ऑलवेज एक्सपीरियंस नेट फोर्स, गलत है। थॉमसन में सारे एक्सप्रेस है। सेकंड देखो, बीच में तो होता है an atom is nearly continuous mass। रदरफोर्ड में मास कंटिन्यूअस था या कॉन्सेंट्रेटेड था न्यूक्लियस में?
तो सही कह रहा है गलत कह रहा है भाई? ऐसा होता है, देखो ये हमारा कौन है, एटम। एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो सर्कल में घूमता है। यस सर। तो रदरफोर्ड ने ये बात बोली थी। हाँ। तो रदरफोर्ड में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नॉन यूनिफॉर्म? Non-uniform। नॉन यूनिफॉर्म। और रदरफोर्ड की अगर मैं थॉमसन की बात करूं, थॉमसन इज लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन मॉडल था। तो वाटरमेलन में मास सेंटर पे होता है या सब जगह फैला होता है? तो थॉमसन वाला यूनिफॉर्म मास है, रदरफोर्ड वाला नॉन यूनिफॉर्म। सी है। तो सेकंड सही है गलत है? सेकंड में मुझे गलत लग रहा है। अब देखते हैं सी क्या कर रहा है। क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल इज डूम टू कोलैप्स। तो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी कि जो इलेक्ट्रॉन उसका पाथ स्पाइरल हो जाएगा क्या, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, यानी ये डूम हो जाएगा। रदरफोर्ड की यही तो प्रॉब्लम थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि स्पाइरल पाथ को कैसे कंट्रोल करें, जिसको किसने एक्सप्लेन करा था, बोर ने। तो थर्ड वाला सही लग रहा है गलत लग रहा है? थर्ड वाला सही लग रहा है, बाकी डी भी देख लेते हैं। The positively charged part of atom possesses most of the mass in Rutherford model, but not in Thomson model. तो जो थॉमसन मॉडल था और जो रदरफोर्ड मॉडल था, दोनों में मास किसके पास था, प्रोटॉन। पॉजिटिव वाले के पास था। तो सी डी वाला सही है गलत है? गलत है। गलत है भाई, दोनों में ऐसा था कि मास किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी। देखिए। और किसी टॉपिक को पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात होती है। देखो मैं कहता ना, कोई चीज तुमको बताई गई, दैट इज योर नॉलेज। अब तुमने उस पर क्वेश्चन सॉल्व करा, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। क्वेश्चन करने से तुमको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। कॉन्सेप्ट तब बनता है जब प्रॉब्लम्स बनाते हो, खाली पढ़ने से नहीं। पढ़ने से तो नॉलेज आता है। अब एग्जाम में नॉलेज से बात बनेगी या प्रैक्टिस भी चाहिए? एग्जाम में क्या बोलते हैं, नॉलेज इज एडिक्वेट या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं आते, सॉल्व करने से आते हैं। पढ़ने से नॉलेज गेन होता है, क्वेश्चन बनाने से कॉन्सेप्ट गेन होता है। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चंस बनाओ। पढ़ने से नॉलेज गेन होता है। भाई थॉमसन ने ये बताया, रदरफोर्ड ने ये बताया, वो तुम्हारा नॉलेज है। क्वेश्चन से तुम्हें क्लैरिटी आई थॉट में कि जो मास है, चाहे थॉमसन हो चाहे रदरफोर्ड हो, मास किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से। ये हमने क्वेश्चन से सीखा। या क्वेश्चन में अटक गए तो अपनी कॉपी में दोबारा चेक करा, तुम्हें डाउट आया ना, उस डाउट को कॉपी से पढ़ा तो क्लैरिटी आई थॉट में, अच्छा मास तो दोनों में सेम ही चलता है। इसका मतलब थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों ने बोला था मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से। सर वो जो स्ट्रेस वाला अभी क्वेश्चन था वो एक बार निकालना, ऊपर करना, प्रॉब्लम। कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर बताऊं? सर क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता मुझे, बट मैं कर रहा हूँ, देखते जाओ। हाँ फोर्थ जी वाला? सर। यस सर, इसमें डिफरेंट डायमेंशंस वाला बताना है सर। इसमें स्ट्रेस की तो ml-1 t-2 हो जाएगी, और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, अच्छा मैंने विस्कोसिटी पढ़ लिया था। इलास्टिसिटी होता है, अगर विस्कोसिटी होता ना तो ml-1 t-1। हाँ जी। पहले ये बात तुमको समझ में आ रही है कि जो हम लोग करवाते हैं वो एनफ है, सफिशिएंट है, बस प्रैक्टिस करते रहो। तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया, ऐसा नहीं लगेगा। सब कराया हुआ होता है। ये बेटा वो ऐसे होता है, सेक्शन बी जो होता है ना, ये सेक्शन ए दिख रहा है तुम लोगों को? सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, 20 अटेम्प्ट करने हैं, कंपलसरी है जेई मेन में। जो सेक्शन बी है इसमें 10 क्वेश्चन है, एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें एमसीक्यू नहीं होता, उसमें मैं वैल्यू फिल करनी होती है, जो तुम्हारा आंसर आया वो फिल करना होता है। अच्छा सर वो दे रखे थे ना 0 से 9। नहीं, इंटीजर टाइप का जरूरी नहीं है, कई बार इंटीजर टाइप होता है, कई बार डेसिमल में भी होता है। 10.75 तो 10.75 फिल करना होता है, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ता है, बदलता रहता है हर साल। एग्जाम में बताते हैं कि भाई तो ये तुमको एग्जैक्ट वैल्यू डालनी है या राउंड ऑफ करना है। इस साल जैसे राउंड ऑफ वाला था, जैसे आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 10 आ रहा है ना, कई बार डेसिमल में भी आता है।
वैल्यू बेस्ड बोलते हैं, जो वैल्यू है वो डालनी पड़ती है। तो उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ा ना अभी? सेट्स होते हैं। ट्वेल्व। चलिए आपकी मर्जी होती है आपको कौन सी डाल सकते नहीं नहीं नहीं, वो बताते हैं, डेट आती है इवेंट की, इस दिन आपको यहाँ पे जाके देना है, वो डिसाइड करते हैं। तो हर कोई लास्ट वाला ही लेगा कि ज्यादा टाइम मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो सेक्शन बी का, मुझे लगता है ऐसा। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन। z equal to this, then percentage in z। तो क्या एरर्स कराया तुम लोगों को? यस सर। तो ट्राई करो। मैं तो वही क्वेश्चन ढूंढ के करवा रहा हूँ जो मैंने करवा दिए क्लास में, जो टॉपिक, उन टॉपिक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नहीं आता कोई बात नहीं, साथ में बैठ जाओ, थोड़ा हेल्प कर लो दूसरी। तो बैठ जाओ, साथ में बैठो, बता देंगे। या फिर यूट्यूब में जो मैंने डाले हुए उनको पढ़ो, भाई पढ़ते जाओ। क्योंकि 11 का तो कोर्स का आइडिया है ना, काफी वास्ट कोर्स है, काफी कुछ कवर करना होता है, और उतना टाइम मिलता है नहीं मिलता, तो मैं थोड़ा सा रहता है रश। अब जैसे हमारा 1D 2D स्टार्ट होगा तो बस वहां से पकड़ लेना मुझे, तो क्या बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, क्या मैं z गिवन है, ठीक है। अब इसको ऐसा लिखते हैं, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई। अब a की पावर कितनी है? 2, तो आगे आ जाएगी। x की पावर कितनी है? तो आगे आ जाएगी। y की पावर क्या है? ठीक है, तो एरर्स में जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है। अब क्या क्वेश्चन में ए में एरर बताई हुई है? अच्छा, ए कांस्टेंट है तो ए में तो कोई एरर ही नहीं होगी, तो कांस्टेंट है उसमें कोई एरर नहीं होगी। एक्स में कितनी एरर बोली है? 4%। और वाई वाले में कितनी बोली है? तो डाल दो 12%। कितना आता है? मेरे हिसाब से 6 और 12, 18% आना चाहिए। 18%। देखें 18 है। तो ये इजी क्वेश्चन था या नहीं था? मैंने कराया क्लास में ऐसा क्वेश्चन, 2-3-4 क्वेश्चन करवाए मैंने इस पे। इसीलिए मैं बड़ा सिंपल रूल समझाता हूँ, नथिंग इज इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तुम्हें आइडिया होना चाहिए टॉपिक का। इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओगे तो बैंड बच जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट नहीं आता एग्जाम में। मुझे लगता है कर सकते हैं शायद, हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the length of a given cylindrical wire is increased to double of its original length. The percentage increase in the resistance of wire will be 200%। ठीक है, और किसी का कोई आंसर? सर रो एल अपॉन ए वाला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो एल बाई ए, ठीक लगाओ देखो। रो एल बाई ए,
सर एरिया का क्या होता है सिलेंडर का? जो रो एल बाई ए होता है ना, उसमें ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर होता है वो। हंड्रेड परसेंट 100%। ठीक है, और सोचो। अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? यस सर आएगा। भाई वायर को खींच दोगे, लेंथ ज्यादा करोगे तो वायर पतला भी तो हो जाएगा। सर मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें जैसे इज इंक्रीज टू लिखा है बट ये नहीं लिखा कहीं स्ट्रेच किया है या कैसे किया है, हो सकता है जोड़ के ऐड किया हो। बेटा बोला ना, गिवन सिलेंड्रिकल वायर, एक ही वायर की लेंथ बढ़ाई है। द लेंथ ऑफ अ गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो हमने एक वायर में एक वायर और ऐड कर दिया या उसी वायर की लेंथ बढ़ा दी? उसी के बढ़ा। ये तो कैच होता है क्वेश्चन में, तभी तो कहता हूँ ध्यान से पढ़ो। जो तुम्हारे पास वायर था तुमने उसकी लेंथ बढ़ा दी, कोई और वायर ज्वाइन कर दिया या उसी को खींच दिया? उसी को। तो मैंने कहा अगर लेंथ डबल करोगे तो एरिया तो हाफ हो जाएगा। ये बात बोली? सर 400 हो जाएगा। हाँ सर 2 ऊपर चला गया 4 हो कर लो, देख लो आराम से। अगर R1 रो एल बाई ए है तो R2 100 करके 4 R1 आ रहा है या नहीं आ रहा? कर लो, देख लो। पहला कैच ये था कि यहाँ सेम वायर की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, अगर लेंथ को तुम डबल करोगे तो एरिया हाफ हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व होगा। ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? वॉल्यूम कंजर्व करवाऊंगा तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो अगर पहले एरिया ए था, लेंथ एल थी, बाद में एरिया पता नहीं, लेंथ 2L हो गई है क्या? तो बाद में एरिया कितना हो गया? A/2। तो लेंथ अगर डबल होगी तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ के दोबारा आंसर बताओ अपना, सोच करके बताना, जल्दबाजी में नहीं। देखने में आसान होते हैं क्वेश्चन, ये गलत हो जाते हैं। 300%। 300%, वेरी गुड। सोच लो सब लोग। 100 रुपए का सामान 400 रुपए का हो गया है, गया। इंक्रीज मांग रहा है। तो 4 गुना हो गया। ठीक है, कितना पैसा बढ़ गया? 300%। अगर कितना बढ़ गया पूछूंगा तो 300% बोलोगे ना। अगर मैं पूछूंगा कितना हो गया तुम बोलोगे 4 गुना या 4 टाइम्स। अगर मैं पूछूंगा कितना परसेंट बढ़ गया तो तुम बोलोगे 300% बढ़ गया रेट। सही बात बोली? तो ना तो 200% होगा, ना 100% होगा, ना 400%। इसका आंसर होना चाहिए। लॉजिकल लगा? इन पेपर से तुम्हें आइडिया लगेगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, बट ये मत समझना कि आसान है। ध्यान दिया ना, इल्यूजन होता है, वो गड़बड़ हो जाती है। मतलब मुश्किल तो नहीं होते, बट मैंने कहा आसान भी नहीं होते। सर पहले कुछ पहला क्वेश्चन मैं करवाया है क्या क्लास में? करूँ? करके बताओ मुझे, मैंने क्लास में करवा रखा है क्वेश्चन। फॉर्मूला बताना। देख लो भाई, ऑप्शन तुम्हारे सामने है। सी ऑप्शन। सर ये होगा। सर सी होगा। 2 डेल्टा ए बाई ए, तो फर्स्ट ऑप्शन गया। प्लस प्लस ही रहता है। हाँ, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होती ना, यस सर। तो मेरे हिसाब से इसका अंदर क्या होना चाहिए? बी। मैच करें? यस सर। बढ़िया, फोर्थ भी है। है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, मैंने क्लास में करवाया है क्या ऐसा? यस सर। टॉर्क मुझे लगता है मैंने बताया है। यस सर आई कैन टेक दैट। मैंने टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया है क्लास में। क्या मैंने वेक्टर पढ़ाया है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट? किसी को याद है टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था? मैंने ऐसे बताया था, वर्क होता है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, पावर होता है एफ डॉट वेलोसिटी। सिमिलर ही होता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ क्रॉस R आर vector या आर into क्रॉस F। एफ? R cross। आर क्रॉस एफ। बढ़िया, लगाओ देखो। एफ क्रॉस आर नहीं होता, ध्यान रखना, मना करा है मैंने। एल स्क्वायर टी। डायमेंशन नहीं निकालनी। क्या क्वेश्चन में फोर्स गिवन है? यस सर। क्या पोजीशन गिवन है? पोजीशन मतलब आर क्रॉस एफ याद है कैसे निकालते हैं?
ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं आई जे के, पहले आर लिखा है ना, कितना आई है 2, कितना जे 1, कितना के 2, फोर्स में कितना आई है 3, 4 4 minus माइनस 2। अब सॉल्व करते हैं, पहले लिखते हैं आई कैप, फिर क्या लिखते हैं माइनस जे कैप, फिर क्या लिखते हैं प्लस के कैप। तीनों के बीच में माइनस। अब आई में आई को हाइड कर दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, तो अब क्या लिखोगे 1 इंटू -2 एंड 2 इंटू 4। और जे में देखो ध्यान, पहले आई वाला समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने कहा आई वाली रो को और कॉलम को हाइड कर दो, क्या दिख रहा है तुम लोगों को, तुम लोगों को दिखना चाहिए 1 2 4 -2, देख लो। यस सर। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने बोला, पहले 1 को -2 से, फिर 4 को 2 से, तो ये हमारा कितना आ गया -10 आई कैप। कितने ऑप्शन -10 आई कैप से, एक ही है। मैं बात ही करता हूँ, बाकी आगे करके देख लो और क्या आता है, सर बट प्लस 10 जे कैप क्यों है? करके देखो समझ में आएगा क्यों हमारा, 3 2 4 8 तो करके देखो, आता नहीं आता। -4 जे वाले में क्या करोगे, जे को हाइड करोगे, क्या लिखोगे -6 माइनस में भी तो है और -6, -4 और सर -6, -4 होगा। -4 एंड -6। प्लस 10 हो जाएगा। के वाले में क्या आ जाएगा, ये वाले में के में आएगा 2 into 8 4, माइनस 8 8 -3 8 -3 5 5 आना चाहिए। 5 ठीक है। तो ये तरीका है, तुमको सीखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ये तरीका है, भूल नहीं सकते ना, भूल गए फिर तो गया। और ये तरीका बाबा बदलता रहेगा या फिक्स है, फिक्स है। ये लगेगा हमेशा हमेशा हर जगह, कभी नहीं बदलेगा। अब तुमको प्रैक्टिस कर करके उस पर कमांड लानी है कि भूलो नहीं, भूलो नहीं। ठीक है, तुम्हारा बी आया, इनका आंसर भी बी है, राइट। Yes, sir. चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हो। सर ये तो सारे दे ही दिए। तभी कहता हूँ एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आती मेरी बात, मैं क्या बोलता हूँ, कुछ भी आ जाता है एग्जाम में, तो तुम रट के जाओगे इंपॉर्टेंट तो फंस जाओगे, कुछ भी पूछ लेते हैं। आंसर नहीं बोलना, पहले आराम से पढ़ो। भूल रहे हो कॉपी में देख सकते हो। ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी पक्का 0 होगा, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी पक्का 0 होगा। परपेंडिकुलर में डॉट 0 होता है, पैरेलल में क्रॉस 0 होता है। मैंने बोला आंसर नहीं बोलना, अपनी कॉपी में जो देखना चाहो देख लो, पहले कुछ पूछना चाहो मुझसे पूछ भी सकते हो, मान लो कुछ तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है मुझसे पूछ लो। मैं कहता नहीं फिजिक्स में स्टार्टिंग का 2 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसने 2 मंथ्स ढंग से पढ़ाई करी थी पूरे साल तुम मजे काटोगे, तब समझ में आएगा तुम तब। बट शुरू के 2 मंथ्स बेटा पढ़ो ढंग से, जो पढ़ाया जाए हर क्लास में मैं नई बातें बताता रहूंगा, सुनते जाओ, नहीं समझ में आया रिकॉर्डिंग चेक करो, रिकॉर्डिंग को दोबारा देखो। अगर फर्स्ट 2 मंथ्स नहीं पकड़ोगे तो पूरे साल परेशान रहोगे। डी लग रहे, डी लग रहा है, ठीक है। और बताओ भाई, तुम्हारे मन में कोई डाउट मुझसे पूछ सकते हो, सर इसमें क्या होता है मैं बता दूंगा। बट तो वैसा वाला लग रहा है क्या, आई कैप जे कैप की कैप, आई कैप से मल्टीप्लाई हो जाता है 0 हो जाता है, कैसे, वैसा वाला लग ठीक सर है सी मैं पार्ट लग रहा है, कौन सा था, सी पार्ट लग रहा है सेकंड का। सी, सी का मुझे लगता है सेकंड तो हो सकता है, बट ए क्रॉस ए मस्ट बी 0 या 0 वेक्टर। हाँ क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि वेक्टर क्रॉस वेक्टर करोगे तो वेक्टर आएगा। ए होगा।
पहले समझ में, थर्ड आंसर हो सकता है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो। मेरे हिसाब से ये 0 क्या होना चाहिए था, वेक्टर। नहीं ये तो उसका है ना, किसी कोचिंग का हो सकता है, जेई मेन का जो एक्चुअल पेपर आया हो उसमें से ही रहा हूँ, मतलब जेई मेन का पेपर है, कोचिंग में प्रिंट कर उन्होंने टाइप करा है ना, टाइपिंग में तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है थोड़ा बहुत। पहले ये सब में इसी ऑप्शन में अगर लिखा होता है एक, जिसे मैंने पढ़ाया होगा तुम लोगों, आई क्रॉस आई क्या होता है, Yes, 1। 0, zero. आई डॉट आई कितना होता है, हाँ 1। तो अगर ए डॉट ए है तो क्या ए डॉट ए कभी 0 आएगा, नहीं। तो पक्का फर्स्ट तो गलत है, ए डॉट ए 0 नहीं होता, ये बात बोली, सर आई कैप जे कैप से मल्टीप्लाई तब 0 परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, ये तो आई डॉट आई की बात कर रहा है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, ए क्रॉस ए लेस देन 0, ये तो पक्का गलत है, ए क्रॉस ए तो 0 होना चाहिए, 0 वेक्टर, ठीक बात बोली, डी ऑप्शन में पक्का गलत है, सी तो सी होगा, बस वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ 0 वेक्टर लिखना चाहिए था, तो मैं इसके सी ऑप्शन पे जाऊंगा, तुम लोग देख लो सी मैच करें, ठीक है। चलो एक और वेक्टर आ गया, देखो थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, अब देख लो भाई क्या होता है। अब सिग्निफिकेंस समझ में आ रही टॉपिक थी जो पढ़ा रहा हूँ मैं बस वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में मिलता है, फालतू पढ़ना ही नहीं है। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो, कुछ मिस हो गया तो उसको बता, यूट्यूब पे पहले देखो और फिर मुझसे अलग से क्लास के पहले या बाद में उसको डिस्कस करो, बट वो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आगे डाउट्स बढ़ता चला जाएगा, आज पकड़ लोगे तो कल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैंने यूट्यूब का लिंक दे रखा है, वहां से कवर करो फटाफट, देखो क्या बताया, 2-2 3-3 बार वीडियोस देखो, उसके बाद जो डाउट है लिख करके लाओ मुझसे पूछो, क्योंकि हम लोग तो क्लास में आगे बढ़ते ही जाएंगे ना फिर। और स्टार्टिंग का मैं कहता हूँ ना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी पकड़ लोगे तो पूरे साल तुमको मजा आएगा, सब समझ में आ रहा हो, अभी अगर थोड़ा लापरवाही करोगे तो फिर आगे डाउट बढ़ता चला जाता है। Which of the following relation is true for two unit vectors a cap and b cap making an angle theta degree? पहले ये बताओ ये लिखा क्या है, मॉड a cap प्लस b cap का मतलब समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है ये, वेक्टर एडिशन, इसका फॉर्मूला क्या था, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। यस सर। तो a और b वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, 1 यानी a को क्या डालूंगा मैं 1, b को क्या डालूंगा 1। सही। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। आया समझ में। वैसे ही a कैप माइनस b कैप क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बढ़िया, सब हमने डिस्कस करा हुआ है, कॉपी में देख लो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट। यस सर। ठीक है, अब मैंने दोनों क्या कर दिया, a की वैल्यू डाल दूं, यूनिट वेक्टर तो 1, b की कितनी है 1, अब दोनों को क्या कर दिया मैंने डिवाइड, तो मुझे a कैप प्लस b कैप का मॉड अपॉन a कैप माइनस b कैप का मॉड क्या दिख रहा है, अंडर रूट, क्या ऊपर 2 + 2 cos थीटा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन तो नहीं है, क्या कॉमन है, मुझे तो लगता है सब में 2 कॉमन है, यस सर। कट गया क्या कॉमन, अब न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है अंडर रूट 1 + cos थीटा। अब मेरी क्लास याद करो, 1 + cos थीटा देखते ही मुझे कुछ याद आता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, वेरी गुड बहुत बढ़िया, cos थीटा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और 1 - cos थीटा देखते ही फिर मुझे कुछ याद आता है, कौन सी फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला तो 3 है ना, यहाँ कौन सा यूज करेंगे, ऊपर 1 + cos थीटा था ना, तो जब 1 + cos थीटा होता है
तो मैं कॉस वाली फॉर्म ओपन करता हूँ। अभी नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है क्या, तो साइन वाली फॉर्म ओपन करूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट करूंगा। और इससे तुमको ये रियलाइज होना चाहिए प्रैक्टिस करो, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। सारा खेल प्रैक्टिस का है। 2 से 2 भी गया क्या, तो साइन कॉस आएगा, tan आएगा, कॉट आएगा, कॉट है कोई ऑप्शन सर होगा, ध्यान से देखो। सर ये सी वाला होगा शायद। मुझे तो बी लग रहा है, कॉस तो आ ही नहीं सकता, ये तो tan आएगा या कॉट आएगा। अब थोड़ा ध्यान लगाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सर रिवर्स रेसिप्रोकल कर दिया ना इन्होंने, तो tan का कॉट बन गया। ध्यान से देखो ऑप्शंस को। मेरा जो आंसर आया था वो a कैप प्लस b कैप मॉड अपॉन a कैप माइनस b कैप मॉड कॉट आया था। सर ऑप्शन देखो ना बेटा, ऑप्शन tan थीटा 1 by tan थीटा cot थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझो बस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया मैंने क्या बोला। Yes, sir. बट ए कैप प्लस बी कैप मैं बोलता हूँ ना, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो मैंने बोला हमारा a कैप प्लस b कैप अपॉन मॉड a कैप माइनस b कैप, क्या कॉट थीटा बाई 2 आ गया है, उसको मैंने क्या लिख दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, ऑप्शन में मैच कर दो। मतलब आंसर ये तो tan होना चाहिए या कॉट, कॉट में कोई दिख नहीं रहा तो मैंने tan बना दिया। सही बात है। तो देखो जो वेक्टर्स कराया उससे ये क्वेश्चन बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। देख लो कॉपी मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन। Yes, sir. इक्वल वेक्टर्स में रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2 एडिशन में, और सब्ट्रैक्शन में 2a sin थीटा बाई 2। चेक कर लो कॉपी में कराया मैंने, 2a cos थीटा। कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा ये। एग्जाम में ऐसे ही होगा, प्रैक्टिस रखोगे तो तुमको अपनी कॉपी से ये याद आता रहेगा, अपने आप दिमाग रिकॉल कर लेता है। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, वी एन इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन, नहीं पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन वाला नहीं पढ़ा है। देखो 3 फॉर्मूले मुझे पता है, एक तो होता है आर एन इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, वी एन इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन, एंड टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सर ये ना Bn is equal to 2.19 into 10 power 6 वही कर रहे हैं, divided upon कोई बात नहीं। अगर अगर आइडिया तो मैं डिस्कस करूँ, नहीं छोड़ूंगा। सर करवाया है। करवाएं तो फिर 16 क्वेश्चन देखो। Ratio. कोई बात नहीं, मैंने फॉर्मूला बता दिया ना, सर वी एन इक्वल टू वी नॉट जेड बाई अबे एन। हीलियम कर सकते हैं। एक तो बात 2 हो जाएगा। चल equal to 2 हो जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं करा छोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं करा छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इस बनाएंगे, अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं, अभी पेशेंस रखो, जब कर लोगे तब डिस्कस कर लेंगे। मुझे लगता है तुम क्वेश्चन नंबर 7 शायद कर लो। 7 10th क्लास में तुमने कुछ हीट या पावर के फॉर्मूले पढ़े? पढ़े? हाँ हाँ, तो फिर 7 क्वेश्चन ट्राई कर। A resistor develops 300 joule of thermal energy in 15 seconds when a current of 2 ampere is passed. तो heat equal to VIT पढ़ा हुआ है और I square RT, तब लगाओ आ जाना चाहिए। पहले हीट कितना डालूंगा? 300। 300 joules। I कितना था? 2। टाइम कितना था?
15। बाद में हीट कितनी है पता नहीं, करंट कितनी है 3, आर निकालेंगे जरूरत नहीं, डिवाइड कर दूंगा मैं। तो लंबा तरीका ना, पहले आर निकाला फिर डाला, हो सकता है सॉल्व करने में मालूम पड़ेगा। फोर 450 आएगा मुझे लगता है। सर 450 joules। हाँ मेरा तो 450 आ रहा है, यस सर हाँ करके देखो। 11 12 में ऐसे ही होगा बेटा, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही चलते रहेंगे। बढ़िया, कर लो देख लो, मेरा 450 आ रहा है। अच्छा देखो, मैंने तो पेन भी नहीं उठाया ना, मेंटली करा, किसी ने नोटिस करा मैंने कैसे करा? देखो मैं दिखाता हूँ मैंने कैसे सोचा, दिमाग में क्या सोचा। देखो सबसे पहले मुझे 15 और 30 दिखा, क्या हो गया ये 20। अब मुझे राइट में 4 दिख रहा था, क्या क्या हो गया ये 5। अब मुझे 9 दिख रहा है, क्या 9 5 45 और 1 10 और था। ये समझ में प्रैक्टिस से क्या होता है, देखो मैं देख के आंसर बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं करना पड़ रहा मुझे, प्रैक्टिस करो। एक सेकंड, मैंने कैसे सॉल्व करा? देखो भाई कैसे सॉल्व करा, देखना ध्यान से। सबसे पहले मुझे ये दिख रहा था 15 और राइट में क्या दिख रहा था, ठीक। तो अब मुझे लेफ्ट में 20 दिख रहा है, क्या राइट में 4 दिख रहा है, यस सर 5 तो 5 दिख रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, सही बोला मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 3 9 10 90 45 into 10 450 इसका मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर विजन दिखता है, क्या मतलब देख देख के ही समझ में आ रहा होता है, ये कट गया, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। और ये सारा खेल किस चीज का है? ओनली प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, बाकी सब नहीं। ऐसे ही प्रैक्टिस करो हो जाएगा। क्वेश्चन में शायद 8 कर पाओ, शायद मैंने बोला। पहले इसमें वो सीरीज पैरेलल करना, उसके बाद उसको हाँ मतलब अभी नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूंगा ना 1D 2D, तो उसके बाद तुम लोग काफी क्वेश्चन और बन जाएंगे। तो आज क्लास से आइडिया क्या देना चाह रहा था, पहले ये बताओ। मुश्किल नहीं बेटा, लोग बहुत ज्यादा वैसा पढ़ा देते हैं क्या कि स्टूडेंट को लगने लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है, होगा ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो मैंने एक्चुअल पेपर सॉल्व करवाया, राइट। नीट का भी हमने देख लिया, जेईई मेंस का देख लिया, अभी कुछ टाइम बाद जेईई एडवांस भी आएगा, वो भी देख लेंगे। इवनिंग में भी टेस्ट हो, हाँ देखेंगे, तो कितना तक बता देंगे मतलब ये बात समझ में आ गई ना कि डुएबल होता है। बस मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए तुमसे, ईमानदारी से मेहनत, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बस बन जाएगी बात। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मोशन इन 1D। ठीक है, तो 1D से मुझे अच्छे से पकड़ लो काइनेमेटिक्स से। ठीक है, मतलब अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके बाद।